जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हालिया खबरों में जो चीजें चल रही हैं उसमें तालिबान के अलावा कोई और बात की जाए ऐसा समझ नहीं आता। लेकिन तालिबान के बारे में बात क्या की जाए? बात वो की जाए जो सुबह अखबार में आ रही है, बात वो की जाए जो रोज न्यूज चैनल्स हमें दिखा रहे हैं, और जो न्यूज चैनल्स हमें दिखा रहे हैं और जो एंकर्स हमें बता रहे हैं और जो बताने वाले हैं, क्या ये सनसनीखेज वाला मैटर है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए? तो जागना पड़ेगा क्योंकि तालिबान आ रहा है, भारत में आक्रमण कर देगा, भारत परेशानी में पड़ने वाला है, मोदी जी की आंख नहीं खुल रही है, वो सो रहे हैं, वो सिंगल एंट्री ई वीजा बांट रहे हैं। एक बार फिर से हम वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो हमने इतिहास में कई बार की थी। ये तालिबान और भारतीय मीडिया, किस तरीके से भारतीय मीडिया तालिबान को ले रहा है? तालिबान का वो कौन सा पक्ष है जो भारत के लिए अच्छा है और भारत के लिए बुरा है? दोनों के बारे में ढंग से बात, सही पक्षों को निकल करके बात, सेंट्रल एशिया की बात, पाकिस्तान की बात, अमेरिका, रूस, चीन की बात, और सबसे पहले भारत की बात। ये बात कब करेंगे हम लोग और कैसे करेंगे हम लोग? इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो हमें चीजें निकल के सामने आ रही हैं, केवल एक इमोशनल क्वेश्चन बना देना कि वहां पर इस तरीके से ऐसा हो रहा है। ऐसा तो आज से 100 साल पहले मोपला में, हिंदुस्तान में, केरल में हुआ था। लेकिन आज से अगर केरल के बारे में बात की जाए, मोपला के बारे में लोगों से पूछा जाए, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मोपला कोई जगह होगी, ये तक नहीं पता है कि ये केरल में है और केरल के मोपला मुसलमान थे। जब इतनी सारी अनभिज्ञताएं होंगी तो एग्जैक्टली भारत का हित उस हिंदू कुश, उस गांधार जिसे आज तालिबान ने अपने कब्जे में लिया है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी सरकार की वैधानिकता चाहता है, कैसे सधेगा? कैसे हम तालिबान को लेंगे? उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, उसका इतिहास, उसका वर्तमान और उससे बनता हुआ भविष्य, इन सब के बारे में सही तरीके से हमें मालूम चले, ये आज की बड़ी आवश्यकता है। एक बार फिर से आपसे कहूंगा, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस अभियान में जो भी तरीके से सहयोग हो सकता है तो समर्थन देकर हमारा मार्ग सशक्त करें। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई हमारी सम्माननीय अतिथि दीदी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, इस विषय की मर्मज्ञ। स्वागत दीदी, प्रणाम। जी नमस्कार। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हो सकता है उतना प्रभावशाली ना हो पाए, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो बेयर फैक्ट्स हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाऊं। जी। अब ये तालिबान वाला जो मैटर है, ये किसी भी आदमी को जरा भी कॉमन सेंस है, जो दीन दुनिया से कोई रिश्ता रखता है, तो उसको पता होगा ये मिलिट्री स्ट्रेटजी का मामला है। तालिबान की हैंडलिंग कैसे होगी, क्या होगी, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का मामला नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स का मामला है, ये मिलिट्री स्ट्रेटजी का मामला है। इसमें एयर का जो वॉरफेयर है और जो जमीनी लड़ाई है, इन दोनों के तालमेल का मामला है। और मैं 5-7 दिन में थोड़ा बहुत जो न्यूज में देख रही हूँ और अखबार में, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को देख रही हूँ, तो वही पुराना नेविटी की लिमिट। बोलने वाले जो हैं, जो वहां पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं, स्वाभाविक है वो इन विषयों के जानकार तो नहीं है। जो लिख के दिया जाएगा उसको पढ़ना उनका काम है। लेकिन कई बार तो लगता है कि मानो वो पढ़ने वाले नहीं हैं, वो कोई लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं जो हर विषय पर लड़ाई लड़ते हैं। मीडिया कवरेज ऐसे तो नहीं होता है।
और खास करके अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व हो, जिसमें जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, उसका ऐसे तो नहीं होता है। और एक चीज, सारी मीडिया का ऐसे मामलों में एक निश्चित प्रयोजन होना चाहिए, राष्ट्रीय हितों का ध्यान। उसका भी कहीं कुछ रिपोर्टिंग नहीं दिखाई देता है। तो मैं पहले तो 5-7 बातें करूं। एक अभी बड़ा जोर से चल रहा है कि साहब तालिबान अफगानी लोगों को मार रहे हैं और वो शरिया लागू। अफगानी कौन है? वो भी अफगानी है। और शरिया के बारे में अफगानियों को कोई दिक्कत भी नहीं रही। क्या आपने कभी सुना पहले या बाद में, वर्बल या इन राइटिंग कहीं पढ़ा कि अफगान में, ईरान में, सीरिया में कहीं इस्लाम नहीं चाहिए ऐसा कहा गया? इस्लाम चाहिए तो मतलब कुरान तो चाहिए ना, फिर हदीस भी आएगा ही ना। फिर शरिया भले उसका लेना देना कुरान से नहीं हो, भले शरिया सारा पर्शियन लोगों का बनाया हुआ हो, इस्लाम को अपने अनुकूल ढालने का। अपने अनुकूल मतलब क्या? पर्शिया मतलब जिसको आज ईरान कह रहे हैं, जो कभी अरियाना था, जिसको पारस, पर्शिया, पर्शियन, फारस कहते थे। इसको तो बलपूर्वक, अत्याचार पूर्वक इस्लाम में ढाला गया है, बहुत धीरे 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 धीरे। ये अपने प्री इस्लामिक पास्ट को कभी भूला नहीं। तो इसका जो एलीट था, भद्रलोक नहीं कह रही हूं मैं, केवल अंग्रेजी और हिंदी विषयों के अर्थों में बहुत फर्क है। एलीट मतलब जो टॉप पर है, जिसके पास पावर है, जो निर्णय लेता है, जो निर्णय को इम्प्लीमेंट करता है। भद्रलोक तो एकदम अलग विषय हो गया। ये अक्सर बहुत जगह एलीट अभद्र है, जैसे तालिबान का एलीट अभद्र है। तो इसको भद्रलोक अनुवाद करने का जरूरत नहीं, इसको उच्च वर्ग अनुवाद करने का भी जरूरत नहीं। एलिट माने एलिट। तो पर्शिया का जो एलिट है वो तो बहुत सभ्य सुसंस्कृत था। उसने इस्लाम को अपने ढंग से ढाल दिया, अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर दी। और ये पूरा का पूरा जो इलाका है, अरब से लेकर ये अपने अफगानिस्तान वाला, अपना गांधार प्रदेश वाला, ये पूरा का पूरा कन्वर्टेड लोगों का क्षेत्र है। और इसमें 2 बड़े ग्रुप हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, सेंट्रल एशियंस तुरुस्क या तुर्क, और पर्शियंस पारसी। और सेंट्रल एशियन तुरुस्क और पर्शियन, ये सब स्वाभाविक है। पैगंबर साहब के आने के पहले, इस्लाम के उतरने के पहले सब सनातन धर्मी है, सबके सब सनातन धर्मी, सबको मार काट छल बल से कन्वर्जन हुआ है। और जब कन्वर्जन हुआ तो अरब के लोग तो 50,000 1 लाख भी नहीं है 7वीं शताब्दी में। इन आंकड़ों को देखने की जरूरत है, जनसंख्या के आंकड़ों को। अरब का विशाल क्षेत्र जो है वो रेगिस्तान है, और एक विशेष प्रकार का रेगिस्तान है, जिसके जमीन पर पानी नहीं है, जमीन के नीचे पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर में पानी नहीं है। ये बहुत इंटेंस हीट और इंटेंस ड्राइनेस का इलाका है। ये शरीर का ह्यूमिडिटी भी खींच लेता है। तो जहां जहां ओएसिस हैं, जैसे मक्का में है, मदीना में है, ताइफ में है, और 2-4-5 जगह छोटे बड़े ओएसिस हैं। ओएसिस मतलब नखलिस्तान, जहां पानी है, उसी के आसपास छोटी मोटी आबादी है। तो एक अनुमान है कि 50,000 से ज्यादा का इलाका नहीं है। और जो ये कोस्टल पट्टी है, इस कोस्टल पट्टी तो अरेबिया से ब्लॉक्ड है, या तो पहाड़ के द्वारा या रेगिस्तान के द्वारा। पहाड़ है रेड सी की तरफ और रेगिस्तान है बाकी 3 तरफ, यानी साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में। तो इन पर्शियंस का पहले और तुरुस्कों का बाद में, या बाद में साथ साथ में
अरबों को तो इन्होंने 8वीं शताब्दी में अपना गुलाम बना लिया है। मक्का और मदीना सेंटर ऑफ इस्लाम रहे ही नहीं है। मक्का पैगंबर साहब के समय रहा है, उन खलीफा जो शुरू वाले खलीफा हैं उनके समय रहा है, चौथा है पांचवा दमिश्क ले गया, उसके बाद बगदाद चला गया। It has gone out of the hand of Arabs, and Arabs got their independence and liberation by Kafir England and France in during First World War and post World War, और सऊदी अरेबिया ये तो 1932 में आया, इसका नाम तो अरेबिया होना था। इसके ऊपर सऊद एक नन्हा सा नज्द का गांव का मुखिया, उसके नाम से इसका नाम कर दिया गया सऊदी अरेबिया। और ये सऊद कौन है? ये वहाबियों को मानने वाला है, वहाब सुन्नियों के खिलाफ है। ये मक्का मदीना तोड़ने पर ये आमादा है। कब से आमादा है? 18वीं में आमादा है, 19वीं में आमादा है, 20वीं में आमादा है, 21वीं में आमादा है। तो ये ध्यान देने की चीज है कि तालिबान भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईएस की तरह वो जो आपका बहुत बड़े सारे नाम है, हमास, क्या 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 5-7 नाम है, तालिबान है, मुजाहिदीन है, मोटा मोटी अ लिटिल मिलिटेंट, लिटिल। इसका जो डिपिक्शन है वैसा तो कुछ नहीं है। ये किसको मार रहे हैं? आपस में मारकाट कर रहे हैं। किस चीज के लिए मारकाट कर रहे हैं? कह रहे हैं इस्लाम के लिए। तो पब्लिक ट्रुथ और प्राइवेट ट्रुथ में फर्क होता है। ये मीडिया को अगर नहीं पता है तो भाई उनको लज्जा नहीं आती है, तो हमको उनको इंडियन मीडिया कहने में लज्जा आती है। इनका इस्लाम से क्या लेना देना है? इस्लाम में हदूद क्राइम है डीलिंग विद इंटॉक्सिकेंट्स, नशे का से किसी प्रकार का रिश्ता, नशे का सेवन, खाना पीना, सूंघना, वो हुक्का से गुड़गुड़ाना या सिगरेट से पीना, एनी काइंड ऑफ, फिर तंबाकू खाना, फिर नशीली दवाइयां खाना। केवल खाना नहीं, इसका ट्रेडिंग, इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसकी खेती, ये हदूद गुनाह है, नॉर्मल गुनाह नहीं है। इट्स अ गुनाह अगेंस्ट अल्लाह, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट अल्लाह, नॉट टू बी फॉरगिवन बाय आइदर टेम्पोरल अथॉरिटी और रिलीजियस अथॉरिटी। वैसे वहां टेम्पोरल रिलीजियस अथॉरिटी का कोई डिवीजन है नहीं। अगर कुछ है, ये बात का यूरोपियन लोग का दो व्याख्या है, क्योंकि यूरोपियन लोग टेम्पोरल और रिलीजियस अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं। तो ये सब के सब हदूद गुनाह करने वाले लोग हैं। इस्लाम का नाम न लें तो क्या करेंगे? ये कहें जी हम केवल मारकाट करने वाले गुंडे और लुटेरे हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं ना खुद को, और इतने मूर्ख भी नहीं है कि ये खुद को कहें। लेकिन मीडिया क्या कर रही है भाई? मीडिया को क्या ये भी नहीं पता, इस्लाम पर जब कवरेज कर रहा है कि हदूद गुनाह क्या है, और ये सारे के सारे सो कॉल्ड माइल्ड, मैं इनको माइल्ड मिलिटेंट ग्रुप कह रही हूँ, ध्यान दीजिए। सारी दुनिया इनको अरे बाप रे पता नहीं कितना भारी मजबूत, अरे भारी, ये सारे के सारे जो मिलिटेंट ग्रुप हैं ये 80s के बाद के हैं। ये लोगों के ध्यान में नहीं है, लोगों को छोड़िए, मीडिया के ध्यान में नहीं। 1973 में पहली बार ऑयल प्राइस हाइक हुआ है। क्यों हुआ है? इजराइल क्वेश्चन पर हुआ है। इजराइल के क्वेश्चन पर क्यों हुआ है? इजराइल ने 3 बार इनकी नाक में नकेल डाल दिया। किसकी नाक में? पहली लड़ाई में 5 कूद के आए थे, जहां तक मुझे याद है मिस्र है, लेबनान है, जॉर्डन है, इराक है, एक सीरिया है। 5 कूदे। क्या कूदे कि ये 6 लाख लोग हैं इजरायली 1948 में, इनको उठा के हम we will pick them up and we will throw them and drown them in Red Sea। और रिजल्ट क्या हुआ? ये 5 आर्मी 6वें दिन या तीसरे दिन
पैलेस्टाइन को खुद ही खाली करवा दी, सारे मुसलमानों को अनाउंस की कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपना घर छोड़ के अपना सामान लेके भाग जाओ। फिर दूसरी लड़ाई है, फिर दूसरी लड़ाई मेरा ध्यान है 73 की है। तो इन तीनों लड़ाइयों में इनकी मतलब ये जो इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा ओटोमन एम्पायर को तोड़ के इलीगल स्टेट फॉर्मेशन किया गया अपने स्ट्रेटेजिक पर्पज से, इस स्ट्रेटेजिक पर्पज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए सी लेन को खाली रखना था। कौन सा सी लेन खाली रखना था? जो इंग्लैंड से यहां तक आता था। और जर्मनी की जो तैयारियां हो रही थी उस लड़ाई में अपने एलाइज ढूंढने थे। और इसी सब झमेले में इजराइल का यानी यहूदियों का जर्मनी के खिलाफ गुडविल जीतने के लिए इजराइल स्टेट की बात इंग्लैंड ने चालू की, बाकी यूरोपियन पावर्स ने, एलाइड पावर्स ने समर्थन किया। और 1948 में जो इजराइल आया है वो अपने दम पर आया है। इंग्लैंड फ्रांस तो भाग खड़े हुए थे, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं था। तो इजराइल के कारण ये तीन लड़ाई हारे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण दुनिया भर के नन्हे नन्हे इलीगल स्टेट्स जिनकी बाउंड्री ऐसी है जो निरंतर का कारण है, इनको एथनिक दृष्टि से डिवाइड करती है, लैंग्वेज की दृष्टि से डिवाइड करती है, इनके मजहबी जो ग्रुप्स हैं उनको टुकड़े टुकड़े में बांट देती है, इनको जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स हैं वो क्लेश का कारण है। चार चीज मोटा मोटी। तो 1973 में इन्होंने सर पटक के फिर कहा कि साहब हम तो तेल का दाम बढ़ाते हैं। 1973 में तेल का दाम बढ़ा है और 1980 या 1980 में एक साल कर दीजिए 1979-80 तक ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इज इन बैकवाटर। 7 लाख से 6 लाख 7 लाख थे ये कौन ज्यू लोग, ये बढ़ते बढ़ते 10 12 14 15 लाख हुए हैं। 80 तक 20 लाख शायद गए हो, इससे ज्यादा नहीं है। और ये कितने हैं इनके? 100 टाइम्स, 80 टाइम्स, 90 टाइम्स जो भी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन रहा होगा। ये अपनी जगह पर बैठे हुए लोग हैं। and their heads of state and their military felt impotent before Israelis। ये मैं बता रही हूं तालिबान मिलिटेंट ग्रुप के जन्म का कारण। They felt important। अब वो इनमें सबसे बड़ा, पुराना और पावरफुल और हिस्टोरिकल स्टेट कौन है? मिस्र है। अब मिस्र अफ्रीका में है भाई। इसको अरब स्टेट कहना इंग्लैंड और फ्रांस के स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन का पार्ट है, लेकिन भारत के स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन का पार्ट है क्या? हमको तो इनको इजिप्शियन और अफ्रीकन देश बताना चाहिए। हमारे स्ट्रैटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट वो है क्या जो इंग्लैंड के हैं, फ्रांस के हैं और अमेरिका के हैं? हमारे मीडिया वालों को इतना नहीं पता, और जिन लोगों से बहसें करवाते हैं उनको इतना नहीं पता। तो ये जो एक ही हिस्टोरिकल स्टेट है जिसको शुरू से चला आ रहा है, लीगल स्टेट है, उसका जो हेड ऑफ स्टेट सादात दोस्ती कर रहा है, नो एग्रेशन पैक्ट कर रहा है इजराइल से। कब? 73 में। अब 73 से 80 की जर्नी, दे आर इन बैकवाटर। सड़क नहीं है, हथियार नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और पेट्रोल कब से है भाई? 1920, 1930, 1940 छोड़ भी दीजिए, तो 1950 और 1980 से तो वेस्टर्न इकोनॉमी, यूरोपियन अमेरिकन इकोनॉमी ऑयल बेस्ड हो चुकी है, पैसा बहुत आ रहा है। 73 के बाद तो पैसा, इसके बावजूद अगले ये बैकवर्ड में, ये आइसोलेटेड है। की ज्योग्राफी देखिए, आज हम नहीं समझाएंगे, अगले दिन समझाएंगे। अब 79 में घटना होती है जिसका इस इलाके से कोई लेना देना नहीं है।
79 कहते ही मीडिया के दिमाग में यह घटना याद आनी चाहिए। क्या आती है? सोवियत रशिया इंडियन ओशन में एक्सेस लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए, एंट्री लेने के लिए अफगानिस्तान के मार्फत नीचे उतरा। यही हुआ है ना 79 में। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके रास्ते को ब्लॉक करना चाह रहा है। 1945 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड से 1990, ये 45 साल कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर क्या है? वो डिक्लेयर्ड वॉर सोवियत, रूस और अमेरिका के बीच में नहीं लड़ा जा रहा है। वो लड़ाइयां कभी वियतनाम में हो रही हैं, कभी कोरिया में हो रही हैं, कभी ताइवान के पास हो रही हैं, कभी अफ्रीकन देशों में हो रही हैं, कभी लैटिन अमेरिकन देशों में हो रही है, कभी क्यूबा में हो रही है। लड़ कौन रहा है? हर बार लड़ रहे हैं अमेरिका और रूस। वियतनाम में एक फोर्स को अमेरिका दे रहा है, एक फोर्स को रूस बैकिंग दे रहा है। तो अब अफगानिस्तान में क्या होगा? से ये तालिबान का लेना शुरू हो रहा है और सारे मिलिटेंसी का झमेला शुरू हो रहा है। और एक मिलिटेंसी का झमेला है 73 में, जो सादात, शायद कैंप डेविड है, सादात जो इजराइल से पैक्ट कर रहा है। ओपेक ओपेक और उनका एक ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। इम्पोर्टेंट, ये हेड ऑफ स्टेट का वाक्य है। तो छुट लोग सादात को मार देते हैं। हेड्स ऑफ स्टेट और स्टेट बॉडीज, स्टेट बॉडीज क्या है? गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, मिलिट्री है, पुलिस है। ये कोई कर रहा है। ये 73 से 79 तक कुछ खास नहीं कर रहा। खास क्या? इधर उधर दो चार कभी अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, जू इजराइल के दोस्त थोड़ी हैं। ये तो जू लोगों का अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिटी की हैंडलिंग है। तो इसको अपने यहाँ कहते हैं ना, वो हम लोग दिवाली में छुड़ाते हैं फुलझड़ी। पटाखा छुड़ाने का मेरे में दम नहीं है, तो हमारे जैसे बच्चों को और बड़े उम्र के और स्त्रियों को फुलझड़ी हाथ में दे देते हैं कि दूर से चित्ते हो रहा है, फुलझड़ी लोग छोड़े। अब 79 में सोवियत रूस है। सोवियत रूस इंडियन ओशन में एक्सेस चाह रहा, कुछ और नहीं चाह रहा। उसको अफगानिस्तान का ऑक्यूपेशन वगैरह कुछ नहीं चाह रहा। अमेरिका उसको ब्लॉक कर रहा है। और अमेरिका कैसे ब्लॉक कर रहा है? अपने सैनिक थोड़े से, और ये अफगानियों को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। और सारा मीडिया उस वक्त क्या कह रहा है? अरे यहां तो कोई नहीं जीत सका। कहा? अफगान में कोई नहीं जीत सका। अरे अफगानी तो अपने आप खा नहीं पा रहे हैं। कारण फिर वहां की टोपोग्राफी, वहां का क्लाइमेट। इस पर कोई मीडिया को, हमको लगता है, ये शायद शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे टोपोग्राफी और क्लाइमेट क्या है, और ये कैसे मिलिट्री मूवमेंट को, वॉरफेयर को, उसकी शर्तों को, उसके तरीकों को कैसे इंटरनली, एक्सटर्नली, क्रूशियली कर रही है। तो न इनके पास हथियार है, न इनके पास जज्बा है। क्यों? बैक वाटर में पड़े हुए हैं। कब से बैक वाटर में पड़े हुए हैं? 1830-33 में तो महाराजा सिंह का राज है। हमारे मीडिया वालों को ये भी नहीं पता कि इनको औरतों के कपड़े पहना देते हैं। हरि सिंह नलवा का नाम नहीं लेते हैं जब अफगानों की बात करते हैं। तो जी इनको तो जीता नहीं जा सकता, इनको तो जीता नहीं जा सकता। माने मूर्खता की लिमिट है भाई। नेशनल मीडिया को ये तो पता होना चाहिए अफगानिस्तान भारत का हिस्सा है। ये कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, यहाँ की टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट क्या है, वॉर स्ट्रेटेजी कैसे होती, कोई बात नहीं है हमारे में। तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आधे अफगानियों को ट्रेन करता है, सोवियत रूस आधे अफगानियों को ट्रेन करता है।
और अफगान अफगान तो हम लोग गाना गा रहे हैं ना। ये अफगान नाम का देश भी सोवियत रूस और इंग्लैंड ने ग्रेट गेम, अब हमारे मीडिया वालों को ग्रेट गेम भी नहीं पता, पढ़ने जाएंगे किताब पढ़ेंगे तो उन इलाकों के शहर नहीं, हेरात क्या है, कंदहार क्या है, काबुल क्या है, गजनी क्या है, नहीं पता। अगर कहें हम कि इस अफगानिस्तान में अफगानों के अलावा अफगानों के शत्रु ताजिक भी है, तुर्क भी है, थोड़े से ईरानियन भी है, इनके समझ ही नहीं आएगा, अरे भाई सब मुसलमान है, सब वहां रहते हैं तो अफगान है। अभी जो पंजशीर का रेजिस्टेंस है ताजिक है जी। केरल वाले को पंजाबी कह दो और पंजाब वालों को कन्नड़ कह दो, ये तो इसी तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये लोग। ताजिकों का, पश्तूनों का कितना झगड़ा है, दैट शुड बी रिपोर्टेड, दैट इज नॉट बीइंग रिपोर्टेड। तो क्या हो रहा है, सोवियत रूस आ रहा है 79 में, 79 से ये सब सॉफ्ट मिलिटेंसी की शुरुआत। अब अमेरिका को अगर इनकी चटनी बनाना है 2001 के बाद, क्यों बनाना है, ट्विन टावर पे तुमने हमला करके उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, तो तुमको राक्षस वाक्षस तो बोलना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कहना पड़ेगा कि हम चूहों को ढूंढने जा रहे हैं। चूहे ऐसे बिल में घुसे हैं जिसमें उनको ढूंढने के लिए एक जबरदस्त मिलिट्री एक्सपेडिशन चलाना पड़ेगा, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। क्यों खर्चा आएगा भाई, अमेरिका से जहाज उड़ के आएगा या अमेरिका का कोई बड़ा वो जो जलपोत है वो ला के लगेगा, वहां से फ्लाई करेंगे। तो ये दोनों पावर, सोवियत रूस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफगानियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, यानी आज से 42 साल पहले, 42 साल के पहले कोई अफगान मीडिया में है क्या? और ये दोनों मिलके कर क्या रहे हैं, चूल्हे में गए अफगानी, चूल्हे में गया, इसका कचूमर निकाल रहे हैं और अपने अपने ढंग से हैंडल कर रहे हैं। तो आप इसी से उम्मीद करते हैं, कांग्रेसी भाजपाइयों का कचूमर निकाल रहे हैं, ममता बनर्जी कम्युनिस्टों का कचूमर निकाल रही है, सपा वाले बसपा का निकाल रहे हैं, बसपा वाले सपा का निकाल रहे हैं, फिर लोक दल है, फिर आप पार्टी है, फिर तेजस्वी तेज प्रताप है, इट गोज ऑन। तो आप यहां बैठ के एक इलेक्शन जीतने के लिए इनका कचूमर निकाल रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि कम्युनिस्ट सोवियत रूस और कैपिटलिस्ट, आपकी भाषा में प्रोटेस्टेंट, उसका असली पहचान है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन अमेरिका, ये आके अपने आर्क एनिमी इस्लामिस्ट को, भले वो क्रिप्टो इस्लामिस्ट है, भले वो इस्लाम के सेंट्रल टेनेट्स को नहीं मानते हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर सारे उत्पाद करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करें। ये मीडिया का एक्सपेक्टेशन है, ऐसी नेव मीडिया दुनिया में नहीं है। ये एक पुस्तक द गैदरिंग स्टोन की सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर रिपोर्टिंग है चर्चिल का अपना। अरे वहां की मीडिया, कहा कि इंग्लैंड की मीडिया भी बेवकूफी की बातें करती है, लेकिन ये डेलिबरेट बेवकूफी है, डेलिबरेट नैरेटिव है। एक लेबर पार्टी की तरफ से है, एक कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से, मीडिया दो नॉर्मल और खास काम किया जाता है पॉलिटिशियन। मीडिया स्टेट पॉलिसी का, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये जिनको ना पता हो उनके माथे को क्या कहा जाए। तो चर्चिल साफ साफ कहता है कि भाई एक सेक्शन मीडिया क्या बकबक करता है, नन ऑफ आवर कंसर्न, नन ऑफ आवर मतलब पॉलिसी मेकर का कंसर्न नहीं। पार्लियामेंट में अपोजिशन भी और गवर्नमेंट के भी बहुत क्या बकबक करते हैं,
नन ऑफ आवर कंसर्न। और पॉलिसी मेकर कहा कि अभी जल्दी से लड़ाई लड़ना है, मिलिट्री जो डिसीजन होंगे वो डिसीजन मीडिया को थोड़ी पता होंगे, वो डिसीजन पार्लियामेंट के एमपीज को थोड़ी पता होंगे, ना पता होंगे ना पता कराना है, तो इनको बोलते रहने दो। लेकिन अपनी मीडिया तो, अब मूर्ख भी कहना इनके लिए एक नेव शब्द जरूर है। One who does not know ABCD of the subject and goes on doing blah 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 blah. तो 79 से 89 तक 10 साल अफगान में लड़ाई चली। उस समय शायद सोवियत रूस से लड़ने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वालों ने जिनको खड़ा किया वो मुजाहिदीन थे, जो भी उसका मतलब होगा, अलग अलग मतलब है। तो इन मुजाहिदीनों में एक वो ओसामा बिन लादेन था जो सऊदी अरेबिया से चला था। तो ये कौन थे? ये मार्जिनल ग्रुप थे। सऊदी अरेबिया की फौज तो नहीं चली, ईरान की फौज नहीं चली, इराक की, लेबनान की, सीरिया की, किसी की भी फौज अफगानिस्तान पर कम्युनिस्ट सोवियत रूस का अटैक हो गया तो हम अफगानियों को, हम अपनी बिरादरियों को, हम मुसलमानों को, चाहे वो मुसलमान का कुछ मानते हो ना मानते हो, इनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? इनको बचाने की जिम्मेदारी थी पड़ोस वाले ईरान की, इराक की, सीरिया की, लेबनान की, जॉर्डन की, यूएई की, सऊदी अरेबिया की, टर्की की। आप किसी भी अरेबियन कंट्री में टर्की का नाम ही नहीं सुनेंगे, जो सबसे पावरफुल कंट्री है उसका आप नाम ही नहीं सुनेंगे। ये इनमें से कोई भी सोवियत रूस से लड़ने नहीं आता है। आता कौन है? इनके यहाँ के स्ट्रे एलिमेंट्स, जिनको पैसा चाहिए, शराब चाहिए, नशा चाहिए, छोकरियां चाहिए, और जिनको अपने यहाँ कोई काम धंधा नहीं है। तो ये जितने भी सॉफ्ट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये सोसाइटी के स्ट्रे एलिमेंट हैं, जिनको स्टेट कहती है जा मेरा पिंड छोड़, फिर तू मर कट, तेरा जो होना है जो हो, हम तेरे को थोड़ा सा ग्लैमराइज मीडिया में करवा देंगे। तो 10 साल में सोवियत रूस लौटा। सोवियत रूस के लौटने का कारण केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अफगानिस्तान में चलाया हुआ लड़ाई तो नहीं था। दुनिया भर के फाइनेंशियल वॉरफेयर, दुनिया भर के डिप्लोमेटिक वॉरफेयर, देश के भीतर, देश मतलब सोवियत रूस, कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर तरह तरह के रिवोल्ट, डिसकंटेंट, प्रॉब्लम्स इंजीनियर करना, ये बड़ी खराब बात है। ये भाई राज्य में षड्यंत्र होते हैं, ये जिस मीडिया को नहीं पता है, जिसको सब नीति चाहिए, तो तुम अपनी नौकरी नीति से पाए थे क्या? और जो नौकरी कर रहे हो वो नीति से कर रहे हो क्या? और तुमको नीति नीति का गाना गाना है तो अपने यहाँ बहुत साधु संत है, उनके किसी के आश्रम में जाके कर लो नीति फीति। स्टेट क्राफ्ट क्या होता है भारत में, दुनिया भर में, पुराने जमाने में, नए जमाने में, एसेंस तो पता है। उसमें नीति होगा केवल नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। तो 89 में सोवियत रूस लड़ाई रोकता है। 90 में गोरबाचोव चल रहा है, ग्लासनोस्ट चल रहा है, दुनिया भर के मामले चल रहे हैं। सोवियत रूस के अपने अंदर के भीतर जो इकोनॉमिक भयंकर क्राइसिस है, भूखमरी है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें हैं। सोवियत रूस टूट रहा है 5 टुकड़े में। भारत की मीडिया रिपोर्टिंग, अफगानों ने सोवियत रूस को हरा दिया। अरे मूर्खों, ये आज तो देख लो, 3.5 लाख की सेना जो कि अमेरिका द्वारा ट्रेंड है, ये अपने 60,000 लोगों को नहीं हैंडल कर पा रही है। अपने 60,000 स्ट्रे एलिमेंट को, नॉन स्टेट प्लेयर्स को, जिनकी हर सामर्थ्य तुमसे कम है, जिनमें कई फिरके हैं, कई डिवीजन है, जो आपस में भी लड़ रहा है, यूनिफाइड कमांड तो नहीं है। और 15 दिन के अंदर 1 और 5 का फर्क है। मिलिट्री मतलब क्या?
5 नॉन स्टेट प्लेयर हो और 1 स्टेट प्लेयर हो तो वो 5 को हैंडल कर लेगा। उसको तो मिलिट्री कहते हैं। ये ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती है। लेकिन फिर भी भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है? अच्छा, और भारतीय मीडिया क्या अपेक्षा कर रहा है कि साहब अमेरिका को इन अफगानियों को बचाना चाहिए। अमेरिकी हल्ला कर रहे हैं वो तो ठीक है भाई, क्यों ठीक है? जो बिडेन एक पार्टी को प्रेजेंट करता है, दूसरी पार्टी को उस पर अटैक करना है, और उसकी अपनी पार्टी के भीतर डिस्कंटेंट होता ही है। क्यों डिस्कंटेंट होता है? हमको जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो नहीं पोजीशन मिली, एंड वेरियस अदर रीजन। केवल पोजीशन नहीं होता, वेरियस अदर रीजन। तो जो बिडेन का अमेरिका विरोध करे ये तो समझ में आता है, लेकिन जो बिडेन से या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से या अमेरिकी जनता से या अमेरिकी पॉलिसी मेकिंग से या अमेरिकन स्टेट से भारतीय मीडिया अपेक्षा करे कि भाई तू आ अपने शत्रुओं को संभाल, तालिबान को तू मार। और जब मार रहा था तब तो तुम लोग को बुरा लगता था, तब तुम क्या कहते थे? जी दूसरे के देश में क्यों झंझट कर रहे हो? उनके यहां बहस चल रही है क्यों? अमेरिका में 2 लॉबी है। एक लॉबी कह रहा है इस्लाम के इस झमेले को, सॉफ्ट मिलिटेंसी को निपटाओ। सॉफ्ट मिलिटेंसी अंदर की बात है, बाहर तो बोलेंगे सब राक्षस है, बदमाश है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, वेरी फॉर्मिडेबल, तब आपको बजट रिलीज होता है। और एक का कहना है जी इनको मरने खपने दो, ना पावर हेडेक, दुनिया का ठेका थोड़ी ले रखे हैं, चौधरी थोड़ी है, चौधरी बनने के लिए हमको कोई इज्जत या फंड कोई भेज रहा है क्या? हमको तो अपने कॉम्पिटिटर इस कम्युनिस्ट चाइना से निपटना है, तो लेट अस वॉश आवर हैंड्स ऑफ। तो स्वाभाविक है पॉलिसी मेकिंग में ये आरएसएस वालों का संगठन थोड़े चलता है कि पूरा हिंदू समाज एक हो। स्वयं पूरा संघ और उसका एजेंसी भाजपा एक नहीं है। स्वयं संघ का क्रिएशन एबीवीपी, स्वदेशी जागरण मंच और 100 संस्थाएं, वो एक नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ डिफरेंसेस। अरे डिफरेंस होना ही तो नॉर्मल है भाई। तुम्हारे साथ कांग्रेस है क्या? ममता बनर्जी है क्या? अरे भाई नहीं होगी। कौन सा हिंदू समाज का संगठन? तो अमेरिका में या दुनिया में कहीं भी पॉलिसी मेकिंग पर लक्ष्य एक भी हो, जिनका ये भी लक्ष्य होगा कि इनको निपटाओ, किसको? तालिबान वालिबान को, तो निपटाने के तरीकों पर बहस होगा। एक का होगा एक ग्रुप का कि भाई तालिबान को भी निपटाओ और कम्युनिस्ट चाइना को भी निपटाओ। एक का होगा तालिबान को मारो गोली, चाइना को निपटाओ। एक को होगा जो चाइना निपटाने वाला है, निपटाने का ढंग दोस्ती करके निपटाओ, पॉलिटिकल अपहीवल्स के मार्फत से निपटाओ, नहीं मार काट के निपटाओ। दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल। लेकिन भारत को क्या पड़ी है? क्या कोई भी तालिबानी महिला को आपने सुना है कहते हुए कि हमको शरिया नहीं चाहिए? तालिबानी छोड़ो, किसी अफगानी महिला को सुना है? किसी नॉन तालिबानी अफगानी ग्रुप को सुना है कि शरिया नहीं चाहिए? शरिया नहीं चाहिए मतलब इस्लाम नहीं चाहिए। इस्लाम का जो कनकॉक्शन 8वीं शताब्दी के बाद 9वीं और 10वीं शताब्दी में कॉकटेल कॉक्सन, ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी करके जो कॉकटेल और कॉन्कॉक्शन पर्शिया में बना, दमिश्क में शुरुआत हुई, बगदाद में बना, वो कनकॉक्शन भी नहीं चाहिए। ये आपने कहीं सुना? आप कहेंगे जी ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो अभी हुआ है। पूरे यूरोप में यूरोप की स्त्रियों ने कहा कि हमको ऐसा ईसाइयत नहीं चाहिए, हमको ऐसा चर्च नहीं चाहिए जिसमें स्त्री इवन है। तो वो तो ये मांग करेंगे नहीं, वो तो कहेंगे जी शरिया चाहिए। वो तो कहेंगे जी दुनिया में जो 6 अरब 80-85 करोड़ ये लोग हैं, ये 100 करोड़ भी कहते हैं, कोई 120 करोड़ भी कहता है, यानी 7 अरब में 1 अरब के आसपास। ये तो कहते हैं जी बाकी 6 अरब को भी हम शरिया के अधीन लाएंगे। और कैसे लाएंगे? मार काट के लाएंगे।
इसको हम अमेरिका को भी में भी शरिया लाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में, सोवियत रूस में भी, जापान में भी, फ्रांस में भी, इंग्लैंड में भी, जर्मनी में भी, स्विट्जरलैंड में भी, हम सब जगह शरिया लाएंगे जी। लेकिन हमको शरिया के कारण मारा जा रहा है, तो तुम जिनको कल हम काटेंगे, तुम आके हमारी रक्षा करो। उनका कहना भी ठीक है, इफ दे कैन मैनिपुलेट द सिचुएशन टू देयर फेवर, फाइन। लेकिन भारत का मीडिया इतना लल्लू कब से हो गया भाई? पहली डिमांड तो अफगानों को करनी पड़ेगी ना कि हमको शरिया नहीं चाहिए, और शरिया चाहिए तो स्त्रियों का जो होना है वही होगा, डिफिडेंस का जो होना है वही होगा। वहां हाथ काट, पैर काट, फांसी दे, कोड़े से मार, ये तो शरिया में लिखा, कुरान में लिखा नहीं है। ध्यान दीजिए, कुरान अलग है। कुरान वो है जो अल्लाह से उतरा, जिसको एक पुस्तक के फॉर्म में 100-150 साल बाद कलेक्शन हुआ, हजारों कलेक्शन हुआ, उनमें से 90% कलेक्शन जला दिया गया, 10%, 5%, 4% कलेक्शन कुरान के फॉर्म में है। लेकिन ये शरिया और हदीस तो और 200-400 साल बाद का मामला है। तो जिनको उससे तकलीफ है, उससे उनको बचाने के लिए उनको तो कहना पड़ेगा ना जी, हमको नहीं चाहिए। आपने सऊदी अरेबिया में सुना क्या? शरिया नहीं चाहिए। ईरान में सुना, इराक में सुना, टर्की में सुना, टर्की वालों ने उठा के फेंक फाक दिया, कमाल हुसैन ने। तो वो तुर्क लोग हैं, मूल लोग हैं, तुर्क लोग काले क्यों मूर्खों को प्रणाम, शीतला माता के वाहनों को प्रणाम, तुलसीदास रामचरित कहते हैं, तो सभी खरों को प्रणाम, खर मतलब दुष्ट लोगों को प्रणाम। क्यों भाई, मैं ये काम करने जा रहा हूं, इसमें मेरे बाधा मत देना। तो मैं सब शीतला माता के वाहनों को प्रणाम कर रही हूँ, देवी के वाहनों को। देवी का वाहन सिंह भी है, और शीतला माता का वाहन क्या है वो पता कर लीजिएगा। तो भाई, आप स्त्रियों पर जबरदस्ती करोगे क्या? आप शरिया करेक्ट करने का दम रखते हो? भारत में आप कहने का दम रखते हो मीडिया वालों कि हमको भारत की मुस्लिम स्त्रियों के लिए शरिया नहीं चाहिए, लेकिन अफगान स्त्रियों को तालिबान से बचाओ। वो बुर्का नहीं पहनाएंगे तालिबानी तो और क्या करेंगे भाई? और जिनको बुर्का नहीं चाहिए उनको कहना पड़ेगा कि कुरान नहीं चाहिए, या कुरान में बुर्का नहीं हो तो जहां भी बुर्का हो, शरिया में हो, जहां हो। तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, ये क्या कह रहा है? ये हम शरिया लागू करेंगे जी, हम शरिया लागू करेंगे। कहा? सिविल लाइफ लागू करोगे? स्त्री मुंह दिखा के मर्दों पर नाच करेगी क्या? मीडिया गवर्नेंस का टूल है, ये मीडिया को नहीं पता है क्या? मीडिया गवर्नेंस टूल में टूल है। वहां अगर कोई स्त्री पुरुषों से भिड़ेगी तो उसका गर्दन काटना तो छोटा है, बाकी जो सब करेंगे वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। रेप ऑफ अ काइंड विच ओनली पिशाच कैन डू, उसको पशुवत कहना गलत है। पशु में काम क्रीड़ा नर और मादा, बल्कि मादा के कंसेंट और सिलेक्शन से होता है पशु जगत में। पशु जगत मतलब स्वाभाविक क्रिया। पशु मत कहो, एनिमल मत कहो, ये क्या है? पिशाचों जैसा रेप होगा उन स्त्रियों का। एक एक अंग काट काट के, तोड़ के, नोच के नाश कर दिया जाएगा। सीधे मार दो भाई जिसको फांसी देना है, नहीं कोड़े से पीट पीट के नवू लुहान करेंगे।
तो ये आपको कहना पड़ेगा कि हमको ये कानून नहीं चाहिए। कानून भी चाहिए और अमेरिका आके मदद करे, मोदी जी जाके मदद करे, मोदी जी अनाउंस करें कि तालिबान जो है एक आतंकवादी संगठन है। मोदी जी को रवीश कुमार ने कुछ लल्लू वल्लू समझ रखा है क्या, कि तुम्हारे जैसे मूर्ख शीतला माता के वाहन डिमांड करेंगे? अरे पहले हम अपने लोगों को लाएंगे, हम वहां पर बहुत से गुडविल जेस्चर करेंगे, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो स्ट्रेटेजिशियंस को, पॉलिसी मेकर्स को ज्यादा पता है। हमको और आपको क्या पता है? हमको और आपको वो पता है जो हमने 150 किताबों को पढ़ के जाना है। आपने तो वो भी नहीं पढ़ा है। मैंने तो 150 किताब इस विषय में पढ़ी है, उतना बोल दे रही हूँ। लेकिन घटना स्थल पर क्या हो रहा है, ये सिवाय मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के, सिवाय वॉर रूम के जो जो उसके मेंबर होते होंगे, उनके अलावा किसी को पता है या पता होना चाहिए या दुनिया में पता होता है? और निर्णय तो उसके आधार पर होगा। हमारे मीडिया वालों को पता है क्या हेरात कहाँ है? हमारे मीडिया वालों को पता है क्या कंदहार कहाँ है, काबुल कहाँ है? पूछ लो, कंदहार नीचे है कि काबुल नीचे, हेरात दाएं है कि हेरात बाएं, नाम बोलने में, उच्चारण करने में जीभ लड़खड़ा जाएगी। इनसे पूछो कि जो ये 5 स्थान में कौन सा स्थान का बाउंड्री अफगानिस्तान से लग रहा है? इनसे पूछो कौन 3 स्थान का बाउंड्री कश्मीर से लग रहा है? किसका बाउंड्री पाकिस्तान, जो जिस पाकिस्तान नहीं, जो कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, उस बाउंड्री से लग रहा है? इनको नहीं पता है। तो 10 मिनट समय है, मैं 3-4 बातों को कह के वाइंड अप कर रही हूँ। 15 मिनट का समय है अभी। तालिबान, हमास, ये फुलझड़ियां, या दिवाली के ये गुज्जा झूम, या ये बम, या ये बोतल में डाल के निकलने वाला रॉकेट, ये अभी 10-5 साल रहेंगे। ये नाटो के, रूस के, चीन के, भारत के, पाकिस्तान के, टर्की के, इजिप्ट के बहुत से स्ट्रैटेजिक झमेलों को निपटाने का काम करेंगे। एक बात और, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत रशिया कहाँ थे? इन द बैक वाटर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटी और यूरोपियन पॉलिटी। यूरोपीय राजनीति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपीय राजनीति का पार्ट है। जर्मनी का झगड़ा इंग्लैंड और फ्रांस से मेन है, इंग्लैंड तो बीच में आता है, उसको सल्टाते हैं। तो यूरोपीय राजनीति या विश्व राजनीति में पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या फर्स्ट यूरोपियन वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत, रूस और अमेरिका कहाँ थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो पर्ल हार्बर के बाद 42 के बाद लड़ाई 39 में शुरू हो गई है। 3 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आया है, और 45 में ये दोनों सुपर पावर हैं। कौन? सोवियत, रूस और यूएसए। और लड़ाई कहां से शुरू हुई थी वो कहानी नहीं सुना रहे हैं, आप ये मान लीजिए तालिबान और ऐसे सॉफ्ट एंड सॉफ्ट एज एन अकेडमिशियन, मैं अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगी तो सारे स्कॉलरशिप को बगल में रखकर स्टेट पॉलिसी के अनुसार नेशनल इंटरेस्ट में भयंकर क्या क्या तबाही ला सकते हैं। देखो देखो स्त्रियों को कैसे मार रहे हैं, देखो जी बच्चों को कैसे मार रहे हैं। लेकिन ये काम तो स्टेट पर्सोनल का है ना। ये मीडिया
तो ना स्कॉलर की तरह बात कर रहा है, ना स्टेट पर्सोनल की तरह बात कर रहा है, ये तो मूर्ख की तरह बात कर रहा है। और चीख चीख के बोलता है तो सोचता है कि, और जो अखबारों में लेख आ रहे हैं एकदम हवाई लेख, अरे कुछ नहीं तो तुम केजीबी, सोवियत रसा और अमेरिका, दो ही के ना यहाँ एडमायरर्स हैं, समाजवाद, कम्युनिज्म, इन दोनों के मीडिया हैंडलिंग को देख लो। सोवियत रूस का मीडिया क्या करता है, चीन का मीडिया क्या करता है, चीन के एडमायरर हो तुम लोग, स्टेट पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है। अमेरिका का मीडिया मनमानी करता है, क्यों? दे आर टू पावरफुल। उनका बहुत सा काम उनकी अपनी सीआईए कर लेती है, स्टेट पॉलिसी कर लेती है, स्कॉलर्स किताब लिखते हैं वो कर लेती है। अब जो यूरोपियन, अमेरिकन, सोवियत रूस और चाइनीज किताबों को स्कॉलरशिप के प्रोडक्ट के रूप में देखे, ऐसे लल्लुओं का हम क्या करें। यद्यपि लालू जी बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन लल्लू शब्द हमारे यहाँ मूर्ख के लिए प्रयोग होता है। तो इस अफगान वाले झमेले में, और ये अफगान वाला झमेला कहाँ हो रहा है, इसका फॉल आउट कहाँ जाएगा? इसका फॉल आउट जाएगा भारत के सभी पड़ोसियों पर। भारत आनंद से अपना हाथ पांव फैलाएगा। ईरान शिया, तालिबान सुन्नी, ताजिकों से झगड़ा, और ताजिक उज्बेकों से झगड़ा, और किर्गिज है कि तुर्कमेन है, याद नहीं आ रहा। मेरी समझ से अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लग रहा है वो ताजिक से लग रहा है, उज्बेक से लग रहा है, और शायद तुर्कमान से लग रहा है, जहां तक मुझे याद है। किर्गिज थोड़ा बगल में है। इन तीन से इनका झगड़ा मचेगा। इनका झंझट पाकिस्तान के साथ होगा, इनका झंझट उइगर चीन के साथ होगा, इनका झंझट सोवियत रूस के साथ होगा। क्यों होगा भाई? ये नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं। कौन? तालिबान। बहुत सारे इकट्ठे हो गए आके लूट पाट खाने पीने की जगह। पहले दिन मैंने एक भाषण दिया था तालिबान पर, कृपया उसको फिर से सुनिए, जिसमें नॉन स्टेट प्लेयर क्या होता है, उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या स्ट्रेंथ है, मैंने डिफाइन किया। नॉन स्टेट प्लेयर 60,000 ये बताते हैं। पैसा ताकत हाथ में आते ही ये कोर बचेगा 30-35 हजार का। बाकी कहेंगे मेरा दो भाई, हम जरा आराम करें। क्या आराम करेंगे? एक आदमी 10-20 लड़कियों को, स्त्रियों को, बूढ़ों को, जिसका जो परवर्सिटी होगा, या बच्चियों को, या इन्फेंट्स के साथ पैशाचिक सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, नोचेंगे, काटेंगे, मारेंगे। ये खा पी लेंगे, ये गद्दों पर कूद लेंगे, ये एयर कंडीशन में रह लेंगे, ये गाड़ी में बैठ के घूम लेंगे। तो 30-35 तो इसमें छट जाएंगे। बाकी जो 30-35 हैं वो चाहेंगे हम मालिक हों, हम राजा हों, हम स्टेट एपरेटस को रन करें। स्टेट एपरेटस भला क्या है? तो इनको स्टेट प्लेयर्स मैनिपुलेट और हैंडल करेंगे। कुछ को चीन करेगा, कुछ को पाकिस्तान करेगा, फिर चीन वाला पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा, पाकिस्तान वाला चीन की तरफ आ जाएगा, या तो इसको मार देंगे या काट देंगे। फिर इनको इंटीमेटली जानने वाले कौन है? ताजिक, उज्बेक और तुर्कमान। उनको ना ये बावले चाहिए और ना उनको कम्युनिस्ट चीन चाहिए। उनको क्या चाहिए? अभी अभी 1990 में तो खाली होके आए हैं सोवियत रसा से। 30 साल मुश्किल से हुआ है, और इस 30 साल में इस्लाम की चटनी कम्युनिस्टों ने पीस दी थी। किन कम्युनिस्टों ने? सोवियत रूस वाले कम्युनिस्टों ने। इनको अपना प्री इस्लामिक पास्ट याद कराया था। राहुल सांकृत्यायन, बड़का कम्युनिस्ट, सेंट्रल एशिया पर जब किताब लिखता है तो कम्युनिस्टों की सेवा में इन पांचों को, किनको? कजाकों को, उज्बेकों को, किर्गिजों को, तुर्कमानों को और ताजिकों को उनका प्री इस्लामिक पास्ट याद दिलाता है। उनको बताता है कि तुम शक हो, ये तो शाकल द्वीप है। उनको बताता है तुम तो ज्योतिष में विश्वास करते हो। इनको बताता है तुम तो दुर्गा जी के उपासक हो। इनको बताता है नृत्य, गायन, पेंटिंग, ऑल नॉन इस्लामिक।
ये सब तो तुम्हारा मूल है। ये पांचों अब इस मूल को जीना चाहते हैं। ये बिना बोले हुए भी, बिना बोले हुए ही इस्लाम के फोल्ड में नहीं जाने वाले हैं। कौन सा इस्लाम? ये कन्वर्जन वाला इस्लाम भी। इस्लाम तो पैगंबर साहब के साथ गया, उनके चार खलीफा लोग के साथ गया। बाकी तो ये तुर्कों का महाकाल के उपासकों का इस्लाम है, ये शकों का इस्लाम है, ये पारसियों का इस्लाम है, ये सेंट्रल एशियन ताजिकों का, उज्बेकों का, कजाकों का इस्लाम है। इसके बारे में विस्तार से कभी चर्चा कर देंगे। तो दो जो हम खास बात कहना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और अमेरिका निकला, देखते रहो इस अफगान के बाद कौन निकल के आ रहा है। आज नहीं, अभी थोड़ा 6 महीने बाद इस पर विस्तार से बात करूंगी। आप सुनेंगे मीडिया में और चकराएंगे, ये क्या नई बात हो रही है। ये नॉन स्टेट प्लेयर्स ना तो पाकिस्तान के कंट्रोल में आने वाले हैं, ना 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 चीन के कंट्रोल में आने वाले। मेंढक तराजू से नहीं तोले जाते, तराजू से सोना चांदी चावल गेहूं सब्जी तुलेगा, मेंढक नहीं तुलेंगे, बंदर नहीं तुलेंगे। ये तो कूदते रहेंगे इधर उधर इधर उधर। एंड दे आर हियर टू स्टे for another 10-15 years because they would serve the purpose of state players at a very cheap rate. At a very cheap rate. आर्मी से काम कराना महंगा होता है नेशनल बजट के लिए, नॉन स्टेट प्लेयर से काम कराना आसान होता है। इन नॉन स्टेट प्लेयर्स का उपयोग यूएसए भी करेगा, नाटो भी करेगा, यूएसएसआर भी करेगा, चीन भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा। ये मरा हुआ मरगिल्ला पाकिस्तान का आईएसआई और इमरान भी करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? कोई खेलने को तैयार है तो हम भी कुछ देते हैं, थोड़ी नाच तुम भी दिखा दो। सो दे आर हियर। 2 बात मैंने कही। तीसरी बात मैंने कही कि अगर इस अत्याचार से मुक्ति चाहिए तो जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति की बात कहनी होगी। ये संभव नहीं है कि आप ईसाइयत को भी माने, चर्च को भी माने और ईव को ना माने और शैतान को ना माने। ये संभव नहीं है। तो यूरोप से, यूरोप की स्त्रियों ने और उन स्त्रियों को प्रेम करने वाले बच्चों ने, बूढ़ों ने, युवकों ने, स्टेट्समैन ने, इंटेलेक्चुअल्स ने एक वास्तविक लड़ाई लड़ी और एनलाइटनमेंट के नाम से, साइंटिफिक टेम्पर के नाम से उससे मुक्ति पाली। तो अगर आपको पैशाचिक किस्म के बलात्कार नहीं चाहिए, अगर आपको पैशाचिक किस्म की यातनाएं नहीं चाहिए, तो आपको कहना होगा हमको शरिया नहीं चाहिए। और उनके जो पैरोकार मीडिया में हैं, उनको धर्म और मजहब का भेद जो वो जानते हैं, उसे बोलना पड़ेगा। जहर पिलाकर तुम चाहते हो जहर की जलन ना हो, एसिड पिलाकर तुम चाहते हो ये से लेकर आग तक जल के राख ना हो, तो क्यों उन लोगों के साथ ऐसा भद्दा, गंदा, क्रूर मजाक कर रहे हो तुम लोग? और करना चाहो तो करो, इस वक्त कोई रोक टोक तो है नहीं। अराजकता है मीडिया के नाम पर। हर मूर्ख को, हर आदमी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत में कुछ भी बकबक करने की स्वाधीनता है। और ये शासन आप सबके बकबक के बीच से अपना रास्ता निकाल लेगा। ये इतना यहां से शार्प शासन है, ये नोट कर लीजिए। और ये शासन कौन सा शासन? नरेंद्र मोदी का शासन। भाजपा नहीं कह रही हूं, भारत का शासन मैं नहीं कह रही हूं,
भारतीयों का शासन मैं नहीं कह रही हूं, ये सब तो यहीं पर थे ना। 1947 से तो तुम कहते हो हम आजाद हो गए, ये छोटा सा टुकड़ा जिसका आधा से ज्यादा पहले से आजाद था। तो ये टुकड़े में तो सब थे ना, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की सीट हमको ऑफर हुई थी। हमको मतलब भारतीयों के राज्य को, भारतीय इंडियन स्टेट को ऑफर हुई थी, और नेहरू ने हैंडओवर किया था स्टालिन के कहने से, माओ को, चीन को नहीं किया था। ये नरेंद्र मोदी का शासन है। केवल एक व्यक्ति के होने और ना होने से तालिबान जो अफगान में कर रहा है, उसका भारतीयों के लिए फॉल आउट या तो ब्लैक हो सकता था या व्हाइट होगा। और व्हाइट क्यों होगा भाई? गोल्डन होगा। मैं अब स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज बोल रही हूं। उगते सूर्य का रंग क्यों नहीं होगा? तो एक व्यक्ति, एक मोदी के होने से अजीत डोभाल, मैं तो एक नाम जानती हूं, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों भारतीयों की सेवाएं भारत राज्य, भारत के भविष्य के लिए उपयोग होगा। अगर एक ये नरेंद्र नहीं है हमारे, तो ऐसे सभी डोभाल भारतीय राजनीति और भारतीय स्टेट अपरेटस के डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं। ऐसे एस जयशंकर, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन ऐसे अनेकानेक नाम, अनेकानेक व्यक्तित्व, इससे काला तो भूल जाइए, काला तो अब डंडा मार के अमेरिका मनमोहन सिंह को ना करने दिया होता, काला तो डंडा मार के सोनिया को पुतिन ना करने दिया होता, काला तो डंडा मार के इजराइल और जापान न करने देगा आपको। लेकिन हाँ, पिंक होगा, सफेद होगा कि उगते सूरज का रंग होगा, ये तय होगा कुर्सी पर कौन है, और कुर्सी पर है नरेंद्र मोदी। इसलिए इस पूरे झमेले से एक नया विहान उदय होगा। नमस्कार। आपने अंत में जो बहुत बेहतरीन बात बोली है दूधे, कि उगते सूरज का रंग होगा या सफेद रंग होगा या पीला रंग होगा, कुर्सी पर कौन बैठा है। कई बार लोग पूछते हैं, आज सुबह एक कार्यक्रम में था, वहां एक बार बात हुई कि एक नरेंद्र मोदी है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी, सबको बड़ा डर लगता है कि नरेंद्र मोदी किसी कारण से किसी समय नहीं रहे तो कौन होगा। तब उनको कह रहा था कि नरेंद्र मोदी नहीं रहे, पहली बात तो इसके लिए ईश्वर ऐसा ना करे, ऐसा हम सभी शुभकामनाएं करते हैं, ऐसा हम सभी प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे से लिखवा लीजिए, मेरे से लिखवा लीजिए, 4 इलेक्शन लड़ेंगे, चारों में विजयी होंगे, 5वीं बार तक कुर्सी में बैठेंगे, 5वां टर्म नहीं पूरा होगा, और इस बीच में ये नरेंद्रों की श्रृंखला स्थापित कर चुका होगा। तो इसलिए ये चिंता किसी को करने के लिए जरूरत नहीं है। आप जम्बू टॉक सुन रहे हैं, ये जम्बू द्वीप की संभावना का द्वार खुल रहा है। समय से पहले ज्यादा नहीं बोला जाता है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा बोल रही हूं। 6 महीने बाद आपको बहुत विस्तार दूंगी, हो सकता है 3 महीने बाद। जी क्षमा करिए, मैं बीच में बोल पड़ी उत्साह में। नहीं, मैं इसकी बात में कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जो आपने बात बोली है कि नरेंद्र की यात्रा जो है उसको स्थापना वो व्यक्ति करने वाला है, इसके बाद में कोई कुछ बात, एक भी लाइन कहना अपने आप में एक बड़ी गलती होगी। इसलिए मैं अब कुछ नहीं कहता। दर्शकों ने जो सुना है, सुनिए, समझिए, आगे फैलाइए, चर्चा करिए और विश्वास करिए भारत पर, भारत के नेतृत्व पर। अगले 3 महीने 6 महीने बड़े महत्वपूर्ण है विश्व भर के लिए, और वाकई में भारत का अगला 25 साल अमृत काल होने वाला है। और उस अमृत काल के लिए जिसने विष पीने का संकल्प किया है, वो नाम
जो दीदी जी ने कई बार लिया है, दैट इज नरेंद्र मोदी। आपका बहुत धन्यवाद दीदी जी। अच्छा, अगर सभी दर्शक अगर आपकी अनुमति होगी तो अगले जी कुछ भाषण कर दें। 15 जी अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है, जी अद्भुत बहुत कूटनैतिक हाँ, भाषण है। और बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि जो मीडिया दिखाई देती है उसमें से जी कोई भी मीडिया उस भाषण को समझ पाया हो। आपकी अनुमति हो तो मैं उसका जरा विस्तार करना चाहूंगी। एग्जैक्टली वो भाषण बहुत महत्वपूर्ण था। इस बार भाषण में जो बातें कही गई हैं, अगर उन बातों का अर्थ समझा जाए तो बहुत अच्छा होगा। और आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और अगले कुछ कार्यक्रम हम उस भाषण पर बेस्ड जरूर करेंगे, क्योंकि एक एक शब्द, एक एक कॉमा क्या कहा गया है, उस पर विस्तार से सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए। उसके अर्थों को विस्तार मिलना चाहिए। बचपन में हिंदी की किताबों में एक पंक्ति का पल्लवन कर लेते थे, वो पंक्ति किसने लिखी है मालूम नहीं होता था। ये भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया है, इसका अच्छे से पल्लवन, इसकी अच्छे से व्याख्या होनी चाहिए। और आप करेंगी अगले रविवार को जब कार्यक्रम करेंगे तो यही कार्यक्रम करेंगे। और आज के लिए कार्यक्रम में जो दर्शकों ने देखा है वो बहुत बेहतरीन, मुझे लगता है कि उनकी आंखें खुली की खुली या फटी की फटी रह गई होंगी ये सुन करके कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है। जी जी जी, नमस्ते करता हूँ आपको, धन्यवाद करता हूँ, सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। जम्बू जम्बू टॉक के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। जी 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 बिल्कुल, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।